आज हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक ज्वालामुखी की बात करेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दिया था। आज हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जब प्रकट होता है और साथ में जो उसके उद्गार की जो अवधि होती है, यानी कितनी देर तक होता रहेगा, इन दोनों के आधार पर उन्हें कई रूपों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार इसका वर्गीकरण करेंगे, जिसमें पहला आता है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दूसरा है हवायन प्रकार की उद्गार वाली ज्वालामुखी, तीसरा स्ट्रम्बोलियन प्रकार की ज्वालामुखी, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब हवायन पहला है, स्ट्रम्बोलियन दूसरा है, वल्केनियन तीसरा है, वेसुवियस चौथा है और पिलियन पांचवा है। और ये सब केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में आते हैं, जबकि जो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं वो अलग होते हैं। ये तो हुए ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, और उद्गार की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सबसे पहले हम लोग मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था कि उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं, उसमें हम लेते हैं मतलब जो मैं बात की थी आपसे ज्वालामुखी उद्गार की, उसमें उसका स्वरूप देखा जाता है, उसकी तीव्रता देखी जाती है। तो जब हम केंद्रीय उद्गार की बात कर रहे थे, ये जो केंद्रीय उद्गार होता है ये एक सक्रिय नली या द्रोणी के सारे छिद्र से होता है। इसका मतलब ये है कि जब ज़मीन के अंदर से लावा के साथ जब गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है तो और ऊपरी दबाव कम होता है, ऊपरी दबाव कम होने पर गैस से बड़ी तीव्रता से भूपटल के नीचे भाग पर धक्के लगा देती है। तो जहाँ कहीं भी भूपटल कमज़ोर मिलता है वहाँ पे गैसें ने तोड़कर भयंकर आवाज़ करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती है, जिससे ये लावा बहुत ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है और वाष्प, गैस और धूल की अधिकता से आकाश में बहुत दूर दूर तक घनघोर काले बादल छा जाते हैं। और ये जो ज्वालामुखी हैं ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इनके उद्गार से भयंकर भूकंप आते हैं और कई बार तो शंकु का अधिकांश भाग जो है वो विस्फोटित होकर वायुमंडल, शंकु यानी कि जो इसका ऊपरी भाग होता है। हालांकि सभी केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी बहुत समान रूप से भयंकर नहीं होते हैं, इनके उद्गार में अंतर पाया जाता है और साथ साथ इनमें जो पदार्थ निकलते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अवधि अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से लेक्रोएक्स नाम के भूगोलवेत्ता ने ज्वालामुखी को 4 प्रकारों में विभाजित किया है। कुछ विद्वानों ने 6 प्रकार में भी विभाजित करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि केंद्रीय उद्गार का मतलब ही यही है कि एक सक्रिय नली के द्वारा ये पदार्थ निकलता है। तो इसमें पहला हम लेते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी। जो इस प्रकार के ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो शांत ढंग से होता है, विस्फोट बहुत कम होता है। इसका कारण ये होता है कि लावा एक तो पतला होता है और गैस की तीव्रता में भी कमी होती है। तो जो गैसें होती हैं वो धीरे से लावा से अलग होकर के भूपटल पर प्रकट हो जाती है। जो पदार्थ निकलते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड जो हैं वो गैस के साथ ऊपर निकाल दिए जाते हैं, और जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में लावा पिंड जो है वो केशों हेयर की तरह उड़ रहे हैं। और
हवाई द्वीप के लोग इसे अपनी अग्नि देवी पीली की केश राशि समझते हैं। तो ये इस प्रकार की जो ज्वालामुखी होते हैं वो खासकर हवाई द्वीपों पर होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की ज्वालामुखियों को हम हवाई प्रकार की ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद आता है स्टम्बोली तुल्य। अब ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये प्रथम जो हवाई तुल्य थे उनसे थोड़े से अधिक तीव्रता से प्रकट होते हैं। मान लीजिए गैसों के मार्ग में कभी कभी रुकावट हो जाती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार हो जाते हैं। हालांकि इस लावा में एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी हवाई प्रकार की ज्वालामुखी की तुलना में यह पतला और हल्का नहीं होता है। इस तरल लावा के अलावा कुछ विखंडित पदार्थ जैसे कि ज्वालामुखी धूल और ज्वालामुखी बम, ये सब उद्गार के समय निकलते हैं जो अधिक ऊंचाई तक जाकर वापस से ज्वालामुखी क्रेटर यानी ज्वालामुखी के मुंह पर गिर पड़ते हैं। ये उद्गार जो है भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप के स्टम्बोली ज्वालामुखी में पाया गया था। इस प्रकार का जो उद्गार है, इसी कारण से इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको स्टम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। यद्यपि ये जो इनसे जो है इस्तांबुली जो ज्वालामुखी है वहाँ हमेशा ही उद्गार होता रहता है, लेकिन अन्य जितने भी उद्गार जिन्हें हम इस्तांबुली जैसे मानते हैं ये आवश्यक नहीं है कि उनमें हमेशा ही उद्गार निकलते रहे। इसके बाद तीसरा आता है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये ऊपर की जो दोनों ज्वालामुखी हैं उनसे विस्फोट में भयंकर उद्गार वाले होते हैं। ये जो लावा इतना चिपचिपा और लसदार होता है कि उद्गार ये जो बीच में जो ज्वालामुखी छिद्र जिससे निकलते हैं उस पर जम जाता है और उसे ढक लेता है, तो गैसों के मार्ग में अवरोध आ जाता है, जिससे गैसें जब अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से बाहर निकलती हैं तो उस अवरोध को उड़ा देती हैं और भयंकर रूप में आकाश में ऊंचाई तक पहुंच जाती है। दूर दूर तक ज्वालामुखी बादल जो है काफ़ी दूर तक छा जाते हैं। इसका आकार जो है वो फूल गोभी का जैसा होता है। इस तरह के उद्गार से हम लोग, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, दो प्रकार की एसिड लावा या पैट्रिक लावा दोनों प्रकार के होते हैं। और चूँकि इसका जो नामकरण है वो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वल्केनो के आधार पर किया गया है। और इवन इसमें तो ऐसा होता है कि जो अगला उद्गार होगा वो पिछले उद्गार से बने हुए लावा की परत को उड़ा कर ले जाता है। ये हो गए 3 प्रकार के। अब जो चौथा ज्वालामुखी है वो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होता है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है, और जो लावा निकलता है इससे वो चिपचिपा और बहुत ज़्यादा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है, और अगला उद्गार जब होता है तो भयंकर गैस इतनी तीव्रता से निकलती हैं और फिर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट होती हैं। और साथ में इनमें पिछले ज्वालामुखी की तुलना में जो लावा है और विखंडित पदार्थ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस जो ऐसी जलती हुई जो गैसें होती हैं उसके कारण पूरा ज्वालामुखी मेघ जो है प्रकाशमान हो जाता है। 8 मई से सन 1902 को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ था। इसी के आधार पर इसको जितने भी अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाली ज्वालामुखी होते हैं उन्हें पीली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद आता है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये भी वल्केनियन प्रकार के होते हैं, बस अंतर इतना है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ जो है आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और जो ज्वालामुखी बादल है उसका आकार भी फूल गोभी के समान होता है। जब विस्फोटक पदार्थ बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस और भाप से बने हुए ज्वालामुखी के जो बादल हैं वो गोलाकार हो जाते हैं
इसका उद्भेदन 1979 में विसुवियस में हुआ था। सबसे पहले इसे प्लिनी महोदय ने ढूंढा था, और प्लिनी के नाम के कारण ही इस प्रकार के ज्वालामुखियों को प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब आपने देखा ये जो पांचों ज्वालामुखी है उनको उनके विस्फोट की तीव्रता के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा है। अब जो दूसरा जो प्रकार है वो है दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती है तो धरातल में दरार पड़ जाती है और लावा शांत रूप में बाहर धरातल के ऊपर जमा होने लग जाता है। कभी कभी तो लावा की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धरातल के ऊपर लावा की मोटी परत जमा हो जाती है। जमने से ठोस हो जाता है और इससे लावा मैदान या लावा पठार बन जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का लावा प्रदेश इसी प्रकार के ज्वालामुखी द्वार से बने हुए माने जाते हैं। जो अब ये देखिए कि आप हमने जो ऊपर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की बात की थी और इस दरारी उद्गार की बात कर रहे हैं, तो इनमें दोनों में अंतर यही है कि दरारी उद्गार में जो लावा ज्वालामुखी है वो छिद्र से नहीं निकलता बल्कि एक लंबी दरार से निकलता है, और जो गैस और विखंडित पदार्थ होते हैं वो भी मात्रा में बहुत कम होते हैं। हालांकि इस तरह के उद्गार जो है बहुत कम हुए हैं पृथ्वी के इतिहास में। सन 1783 में एक आइसलैंड में एक 17 मील या 27 किलोमीटर लंबी दरार से होकर लावा निकला था, जिसका विस्तार करीब करीब 218 मील या 348 किलोमीटर की लंबाई तक हो गया था। अब इन दोनों में तो आपको काफ़ी अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो केंद्रीय उद्भेदन वाला है वो अपनी भयंकरता के या तीव्रता के आधार पर बढ़ता जा रहा है और दरारी वाला शांत रूप से निकलता है। इसके बाद हम उद्गार की अवधि के आधार पर इन्हें विभाजित करेंगे कि कितनी देर तक उद्गार होता रहता है। उद्गार का मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा का निकलना या उद्गार होने की बात कर रहे हैं। अब जो ज्वालामुखी है चाहे केंद्रीय उद्गार वाले हों या दरारी उद्गार वाले, समान रूप से कार्य नहीं होते हैं। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के शीघ्र बाद में ही समाप्त हो जाते हैं और कुछ ज्वालामुखी कुछ अवकाश के बाद में प्रकट होते रहते हैं। इस प्रकार उद्गार के समय और दो उद्गारों के बीच अवकाश के आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं। सबसे पहले वो आता है जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। मतलब ये है कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं कि जिनमें से लावा, गैस और विखंडित पदार्थ जो होता है वो सदैव निकलते रहते हैं, सदैव निकलता ही रहता है उसमें से लावा और गैस और विखंडित पदार्थ। तो इसे हम जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व के जो जागृत ज्वालामुखी हैं उनकी संख्या 500 के लगभग बताई गई है। इनमें से सबसे पहला प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। वो आपको पहले बताया है मैंने। इससे हमेशा ही गैस प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, उससे आसपास का जो भाग है वो प्रकाशमान रहता है और इसी कारण ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस भी कहते हैं। ये तो एक लाइन के क्वेश्चन टाइप बन जाएंगे आपके। जून 1991 फिलिपाइन में एक पिनाटुबू ज्वालामुखी का में उद्गार हुआ था। वो आज तक करीब 1993 तक तो सक्रिय ही था। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो। जैसे अब पहले वाला है उसमें तो हमने बात की थी कि उसमें से हमेशा ही लावा निकलता रहता है, लेकिन इस दूसरे ज्वालामुखी में
इसमें ज्वालामुखी उद्गार के बाद वो शांत पड़ जाता है और उनसे और जैसे लगता है कि उद्गार होगा नहीं, लेकिन अचानक फिर उनसे विस्फोट के बाद, मतलब शांति के बाद में विस्फोट होता है। उससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि भी होती है। ये जो ज्वालामुखी है, इनके उद्गार की समय और स्वभाव के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं होता। और जो वर्तमान समय में शांत सी नज़र आते हैं, उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई नींद में आदमी सो रहा है और किसी क्षण एकदम से जग गया हो, ऐसी ज्वालामुखी, इस प्रकार से उनमें कभी भी उद्गार हो जाते हैं। विसुवियस और क्राकाटोव इस तरह का प्रसुप्त वाला ज्वालामुखी है। जो विसुवियस भूगर्भिक इतिहास में बहुत बार जागृत भी हुआ है, कई बार शांत भी हो चुका है। सबसे पहले 79 में हुआ था। उसके कारण जो इसके आसपास जो हरकुलेनियन और पोम्पियाई नगर थे, बहुत उन्हें हानि उठानी पड़ी। इसके बाद लगभग 1500 वर्षों के बाद में विसुवियस 1631 में फिर फटा। उसके बाद 1803, 1872, 1906, 1927, 1928, 1929 में इसमें विस्फोट हुआ। हालांकि वर्तमान समय में ये प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं शांत ज्वालामुखी को, यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो को। तो एक तरह से अगर ज्वालामुखी जो है पूर्णतः समाप्त, जिसका उद्गार पूर्णतः समाप्त हो गया है और उसके मुंह में जल भी भर गया है, तो उसमें क्या होता है कि झील बन जाती है और उसमें उद्गार की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार की ज्वालामुखियों को हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार इनमें बहुत लंबे समय से उद्गार ही नहीं हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी हैं, शांत ज्वालामुखी होते हैं। कोह सुल्तान और देवबंद ईरान जो है, वहाँ ईरान की ये शांत ज्वालामुखी है। हाँ, साथ ही जो बर्मा या म्यांमार का जो पोपा ज्वालामुखी है, वो भी शांत ज्वालामुखी है। तो हम ये अभी हम ज्वालामुखियों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तो अब चूँकि ये ज्वालामुखी जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हैं, इनको हम थोड़ा सा अगली क्लास में देख लेंगे। साथ ही ज्वालामुखियों से बनने वाली कुछ मुख्य शिलाकृतियों की भी बात करेंगे। तो आज की ये क्लास में जैसे आपने पढ़ा कि जितने भी प्रकार की ज्वालामुखी हैं, उनमें हम इनके विश्व वितरण को पढ़ेंगे।